दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के जो मॉडल पेपर है मैथ का, उसका सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि आपको हम हल करा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में सिर्फ वही प्रश्न आएगा जो हम आपको हल कराएंगे। तो वो प्रश्न अभी हम छोड़ के बाकी सारे प्रश्न को देखेंगे, और वो जो बचा हुआ प्रश्न रहेगा उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना के पूरा का पूरा बेसिक से आपको बता देंगे, ताकि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। और अभी 2 महीने 2.5 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, तो फिर आप ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का वीडियो 2 टाइम पे सुबह और शाम में अपलोड होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। अगर हम आपको बता देंगे तो आपको सिर्फ संयुक्त संख्या ही याद रहेगा, उसके अलावा याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, को प्राइम, प्राइम, ये सब नंबर का अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन संख्या पद्धति में से बाहर नहीं आएगा। तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाई है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई के 3 मान होते हैं। सबसे पहले होते हैं 180 डिग्री, दूसरा मानते हैं हम 22/7, तीसरा होता है 3.14। यानी कि ये पाई के जो तीनों मान है, ये तीनों मान पाई के होते हैं। अगर आपको एग्जाम में आएगा कि पाई किसके बराबर है, तो आप 180 डिग्री लगा सकते हैं, 22/7 लगा सकते हैं, या 3.14 लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का सूत्र ये होता है कि जो संख्या p/q के रूप में नहीं है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अब हम इन सबों में से हल करके देखेंगे, चारों ऑप्शन में से, कि कौन सा संख्या p/q के रूप में नहीं है। जो नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि ये 3/12 है। जब जब इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और ये जो 4 है इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, यानी कि 1/2। फिर ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 आया। फिर हम देखेंगे यहाँ पे बी नंबर, ये 1/√5। ये √5 इसलिए आया क्योंकि ये 2 का वर्गमूल, तो सॉरी, अब हम बी नंबर देखेंगे। तो अभी हम बी नंबर देखेंगे। बी नंबर में क्या है कि 2/10 है। करना क्या हमको, इसको 1/5 कर देना है, 1/5। लेकिन ये जो है पूरा का पूरा रूट में है, तो 1 का जो वर्गमूल होगा 1 निकल जाएगा, और 5 का वर्गमूल 5 ही रह जाएगा, वो वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अतः ये बी नंबर जो है अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर है, तो संख्याएं क्या है। यानी कि जब दो संख्या का लघुत्तम और महत्तम दोनों बराबर हो जाए, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है। तो वो संख्याएं, देखिए, अगर इस तरह का सवाल आप हल कीजिएगा तो ये सिर्फ आप एक ही संख्या को जान पाइएगा और एक ही सवाल को हल कीजिएगा। जैसे हम वीडियो के पहले में ही बोले थे कि जो जो सवाल बेसिक से जुड़ा हुआ होगा उसे हम अलग वीडियो बना के बताएंगे। जैसे इसमें आप देख लीजिए कि इसमें अभी आप समझ लीजिए पहले ये बात कि अभाज्य संख्या क्या है, सअभाज्य संख्या क्या है, संयुक्त संख्या क्या है। जब तक आपको इन तीनों के बारे में डिटेल से पता नहीं होगा, आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे वीडियो में देखते होंगे कि आपको ये बता दिया जाता है, लेकिन आप सिर्फ वही सवाल बना पाइएगा, और क्या इसका गारंटी है कि वो सवाल एग्जाम में आएगा। इसीलिए आपको इन तीनों संख्याओं के बारे में बेसिक से पता होना बहुत ज़रूरी है।
अतः इसका वीडियो हम एक स्पेशल वीडियो में बना के बताएंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये देखिए, ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इन्हें आवर्ती संख्या कहा जाता है। 0.29 पे आवर्ती है। इसका मतलब होता है कि ये जो 29 है ये बार बार आ रहा है। 29 बार बार आ रहा है। हमें इनका जब दशमलव खत्म करके परिमेय के रूप में लाना होता है तो हम क्या करते हैं कि जिन संख्या पे आवर्ती दिया रहता है, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे कि ऊपर में टोटल संख्या 29 है, लेकिन नीचे देने के बाद क्या होता है कि दोनों पे आवर्ती है ना, इसलिए हम क्या करेंगे कि 29 देंगे। अगर एक संख्या पे आवर्ती रहता है तो उसका अलग तरीका से बनता है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 3.5 और इस पे आवर्ती है, 3 नहीं, इसको हम 0 मान लेते हैं कि कोई संख्या 0.5 है उस पे आवर्ती है। इस तरह की संख्या आप कैसे बनाइएगा, ऊपर में जितना संख्या है वो ऊपर में लिख देंगे और जिस संख्या पर आवर्ती है उसे हम उसके बदले हम नीचे 9 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5/9। अगला टाइप का हम देखते हैं कि किस तरह होता है। जैसे मान लीजिए कि अगला टाइप है कि 0.46 सिर्फ 6 पे आवर्ती है, तब क्या करना है। इस तरह के सवाल अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा तो आप नहीं बना पाइएगा, क्योंकि इसका जो रूल है बनाने का वो इससे अलग है। अगर आप इसे बहुत लंबी तरीका से हल कीजिएगा तो करीब एक पन्ना के सॉल्यूशन में आपको लग जाएगा। यह हम आपको बहुत शॉर्ट तरीका में बता रहे हैं कि होता क्या है कि ऊपर में टोटल संख्या देखिए 46 है, यानी कि 46 है। यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ इतना सा है कि 46 में से ये जो 6 है, 46 में 6 को सिर्फ आवर्ती लगा है और 4 पे आवर्ती नहीं है, यानी कि 4 पे जिस पे आवर्ती नहीं है उसको इसमें माइनस कर देंगे। यानी कि 4 में आवर्ती नहीं है तो उसको हम माइनस कर दिए। 4 में आवर्ती नहीं है तो उसको हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। और जिसमें आवर्ती है यानी कि 6 में आवर्ती है तो 6 के बदले हम नीचे में 9 लिख देंगे और 4 पे आवर्ती नहीं है उसके बदले हम 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 42/90। ये सब क्वेश्चन इस तरीका से बनेंगे। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है और अशांत है। देखिए, शांत और अशांत के बारे में जानने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों को याद रखना होगा। अगर हम बेसिक बात को याद नहीं रखते हैं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम देखते हैं कि शांत और शांत में किस तरह हम हल करते हैं कि कोई संख्या मान लीजिए पी वाई क्यू के रूप में है, पी वाई क्यू के रूप में है, ठीक है। और ये जो संख्या पी वाई क्यू के रूप में रहता है तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन ये जो क्यू का फॉर्म है यानी कि ये जो हर वाला रूप होता है ना, ये क्यू का, ये हमेशा जो आना चाहिए ये आना चाहिए 2 पे पावर। जैसे मान लीजिए क्यू जो आएगा नीचे का वो आएगा 2 × 5, ठीक है। यानी कि नीचे में 2 और 5 रहना ही चाहिए। लेकिन एक शर्त यह है कि इस पे पावर n आ सकता है, इस पे पावर n, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर 2 पे कोई भी पावर आ जाए, 5 पे कोई भी पावर आ जाए तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना सा मतलब है कि वो 2 और 5 के रूप में रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अगर ये 2 और 5 अकेले में आए तो जैसे कि 2 और 5 गुना में है तब भी शांत होगा। 2 अकेले आता है कोई पावर लेके तब भी शांत होगा, या तो 5 आता है अकेले पावर लेके तब भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए, जैसे कि 3 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया,
तो इस तरह के संख्या जैसे एक्स्ट्रा आ गया तो वो फिर वो अशांत कर देगा। हमें इसमें शांत को पहचानना है, तो शांत पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखते हैं। शांत पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह आप इसे कॉपी में नोट करते जाइए। हम जिसका भी सूत्र या तो ट्रिक बता रहे हैं वो आप कॉपी में नोट करते जाइए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें अभी हमको चेक करना है, हमको अभी इतना पता है कि जो 2 × 5 के रूप में आएगा वो शांत रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई अन्य आया तो वो शांत आ जाएगा। 2 अकेले रहेगा तो भी शांत होगा, 5 अकेले रहेगा तो भी शांत होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो 7 है 7 रहने देते हैं। जो 40 है 40 का हम गुणनखंड करते हैं। 40 का गुणनखंड करने के लिए हम 2 से खिलाते हैं। 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, फिर 5। अब देखिए ये जो 40 जो आया वो किस तरह आया, 3 को 2 है यानी कि 2 3 बार आया है। 2 जो आया है वो आया है 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि ये जो है 2 पे पावर 3 और गुना 5 एक बार आया है, यानी कि 2 और 5 आ गया तो ये शांत हो जाएगा मेरा, ये वाला शांत है। लेकिन ये इसके अलावा कोई और, जैसे सी नंबर है 196 को हम देखते हैं करके। 196 जैसे हम करेंगे तो फिर वो देखिए उसका अलग आ जाएगा। 196 का जब कीजिएगा आप तो हो जाएगा, देखिए ये आ गया 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, यानी कि 2 पे 2 और 7 पे 2। तो इससे पता हमको ये चलता है कि यदि 2 अकेले आया तो शांत होगा, किसी को साथ में लेके आएगा तो शांत नहीं होगा। 5 के अलावा यदि को आया फिर वो शांत हो जाएगा। तो शांत और अशांत यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन पूछता है तो आप याद रखिएगा, जो फार्मूला मैंने पहले बता दिया वो उसको बोलना नहीं है। फिर हम अगला चलते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सोल्व क्या हुआ पीडीएफ आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऊपर तक को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है। या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप अपने तक मत रखिए, और भी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि देखिए इसमें कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि इनमें से कौन से है जो अशांत है। अशांत के लिए सिर्फ वही होता है जो 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या लेके आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे कि ये इसको हम देखते हैं, बी नंबर को देखते हैं चेक करके। क्योंकि 15 का जब हम करते हैं 6/15, तो हम 3 से कटाते नीचे ऊपर, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। तो देखिए हर में सिर्फ अकेले 5 आ गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऊपर और नीचे को भी ध्यान में रख के कटाना होता है। कभी कभी आप इसे 6 का 6 कर दीजिएगा और 15 जो है 3 × 5 कर दीजिएगा और बोलिएगा कि 5 के अलावा ये 3 जो आया इसीलिए अशांत है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, करना सिर्फ इतना सा है कि आपको नीचे ऊपर कटाना है, जो जब तक पूरा ना कटे तब तक आपको शांत अशांत घोषित नहीं करना है। तो 3 और ये जब 6 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2/5 है तो हमें सिर्फ 5 को देखना है, अकेले 5 आया इसका मतलब ये शांत है, हमें अशांत खोजना है। तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम फिर ए नंबर को देखते हैं। ए नंबर किस तरह सोल्व होता है। ए नंबर का क्या होता है कि 5/8 है, ठीक है ना। तो हम 8 का लेते हैं गुणनखंड, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 पे
3 आ गया, यानी कि 5 तो ऊपर में रह जाएगा और 2 पे 3। ये भी शांत है, ये भी शांत है। हमें अशांत खोजना है तो देखते हैं अशांत कौन सा है। अगर आप लोग को लगता है कि ये स्पीड स्लो है तो आप लोग यूट्यूब अगर देख रहे हैं तो आप स्पीड इसका 1.5 गुना या 2 गुना करके देख सकते हैं। टाइम बहुत कम है, आपको प्रिपरेशन बहुत जल्दी करना होगा। 31 ऊपर में है और यह नीचे में 7 पे पावर 3 आ रहा है, यानी कि ये मेरा अशांत है, ये अशांत है, यानी कि डी नंबर सही है। फिर अगला हम देखते हैं, मैथ का पेपर है। मैथ में आपको सॉल्यूशन करके ही आगे बढ़ना है। एक भी सवाल आप बिना भी सॉल्यूशन का डाल दिए तो आपका गलत हो जाएगा और आपका साल भर का मेहनत फिर से खराब हो जाएगा। इसीलिए मैथ के पेपर में कोई जल्दीबाजी नहीं। किसी और यूट्यूबर से देख रहे हैं तो उनका कॉपी कीजिए, लेकिन आप अपने तरीके से चलिए। कि मैथ में अगर ऑप्शन देख के टिक कीजिएगा तब तक आपका गया। फिर हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, 400 के अभाज्य गुणनखंड को निकालना होगा। गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है, तो गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले हम इसे 2 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर अब तो 2 से होगा ही नहीं, अब जो भी होगा 5 से होगा। मतलब कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है, तो 5 का घातांक जो आया लास्ट में 2 बार आया है, 5 पे 2 यानी कि 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम इसका मैथ का चैप्टर वाइज भी टॉपिक सॉल्यूशन हल करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव 1 चैप्टर का 1 ऑब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा। जिस तरह का चैप्टर उस तरह का ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर आपको चाहिए कि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 30 तथा मो 100 इसका बराबर मो 100, तो एक्स वाई का मान कितना होगा। देखिए ये जो 10 नंबर सवाल है आप इसे देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको किताब में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप शांतिपूर्वक पहले सोचिएगा तब फिर बनाइएगा। इसमें क्या है, 130 और 15 का हमें मोल से याद करना है कितना होता है। तो 15 से हम 130 में भाग देंगे। देखिए 130 में भाग देंगे तो 15 अट्ठे तो 15 अट्ठे इसमें 120 हो जाता है। फिर 10 बचा, फिर 10 से हम क्या करेंगे, 15 में भाग देंगे तो एक बार में 10 आ गया, फिर 5 आया, फिर 10, फिर 2, 10। यानी कि ये जो 5 है, सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर हम 130 और 15 का मोसो निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अगर हम देखिए, ये ध्यान से देखिए कि अगर हम क्या करेंगे कि 130 और 15 का मोसो 5 आ गया, 5 आ गया। अब हमें करना क्या है कि ऑप्शन में से देखेंगे, चारों ऑप्शन में से किनका मोसो ज्ञात करने पे 5 आता है, जिसका आएगा उसी का आंसर होगा। तो हम एक ए नंबर को चेक करके देखते हैं क्या होता है। यानी कि हमको करना क्या है कि 15 और 10 का मोसो निकाल के देखना है किस तरह होगा। तो फिर हम 10 से 15 में भाग देते हैं तो 10 एक बार में 10 आ गया, 5 आ गया, फिर 10, फिर 2, 2 बार में 10 यानी कि 5। कहने का मतलब है अगर हम एक सिंपल सा अर्थ ये हुआ
अगर हम 130 का मौसो निकालते हैं तो 5 आता है। इसी तरह इन दोनों में से किसका मौसो 5 आएगा, तो इसका मौसो 5 आएगा। सिंपल सा अर्थ है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है तो फिर बन जाएगा आपका ये सवाल। फिर अगला देखिए, कह रहा है कि 125 का परिमेयकरण गुणांक कितना है, रूट 125 का। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है कि 125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 5 से 25, फिर 5, फिर 5। तो ये जो रूट के अंदर में कितना आ गया, 5 गुना 5 गुना 5। तो वर्गमूल में क्या आता है कि 2 5 में एक 5 बाहर आ जाता है और बाकी जो बचता है वो रूट के अंदर रहता है। तो 5 रूट 5 ये हो गया डी नंबर। अगला चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन युग्म सअभाज्य है। ये को प्राइम का मतलब है इन दोनों में से जिसका मोसो 1 निकल जाए वही जो है सयुग्म अभाज्य है। ठीक है, इस तरह के जो अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, को प्राइम, इन सबों का मैं आपको अलग से वीडियो एक बना के दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इसके लिए मैं जल्दी बनाऊंगा। और ये सब जो है क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी आप इनमें से क्या कीजिएगा, 9 16 और 21 84 या 15 20 13 65 सब का जो है मौसो निकालिएगा। जिसका मौसो 1 आ गया वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका हम हल बेसिक में देंगे ही। अब ये बोलता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद जो होता है, ठीक है, बहुपद होता है आधार पर, एक होता है घात के आधार पर। तो घात में होता है एक घाती, दुई घाती, त्रिघाती, ठीक है ना। और जितने घाती होता है उतने शून्यक होते हैं। एक घाती को ही हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। जो रैखिक बहुपद है ना वो हम एक घाती को बोलते हैं। और एक घाती बहुपद में एक शून्यक, तो रैखिक बहुपद में भी एक शून्यक, द्विघाती बहुपद में 2 शून्यक, त्रिघाती बहुपद में 3 शून्यक। क्लियर है यहाँ सवाल। फिर हम अगला देखते हैं, बहुपद x-1 का शून्यक क्या है। शून्यक निकालने के लिए x-1 बराबर 0 कीजिए, x का बराबर के उस तरफ को 1 को भेज दीजिए, x बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका शून्यक 1 हो गया। अगला चलिए, बोल रहा है कि द्विघाती बहुपद, यहाँ पे ध्यान पे देखिएगा, बोल रहा है कि द्विघाती बहुपद के शून्यक -4 एवं 7 है। तो द्विघाती बहुपद क्या होगा, यानी कि अल्फा का मान जो है वो -4 है और बीटा का मान 7 है। तो द्विघाती बहुपद निकालने का सूत्र होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, x² का x² कर देंगे और माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -4 और 7 को जोड़िए तो 3 आ जाएगा। 3, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है तो दोनों घट जाएगा। तो 7 में 4 गया, 3 आ गया। ये x का x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना कीजिए तो 7 चौके 28, -28 हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस में देंगे। तो यहाँ हो जाएगा -28। देखिए कौन सा इसमें, ये सी नंबर, x² माइनस 3x माइनस 28। ठीक है, अगला देखते हैं। इस बार देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया है, चीज वही सा है। जैसे कि ये बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, योग बोल रहा है। जब योग बोले ना तो इसका मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा कह रहा है। कितना दिया है, 5, और अल्फा इंटू बीटा ये जो है ये दिया है 6। द्विघात बहुपद सूत्र निकालना है। सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसका कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रुक जाएगा, फिर कर माइनस है, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है तो 5x, और यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बी नंबर। फिर अगला हम देखते हैं, ये बोल रहा है कि वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे सबसे पहले को, अगर किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना रहता है तो हम क्या करते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि घात के घटते क्रम में ये है कि नहीं है। अगर ये घात के घटते क्रम में नहीं है तो हमको घात का घटते क्रम में इनको लाना पड़ता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि y पे 2 है, y पे 1 है, यानी घात के घटते क्रम में। तो करना क्या होगा कि y के स्क्वायर के साथ जो आगे में गुना किया हुआ है 1 है, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 गुना 8 बराबर 8 हो जाएगा। अब 8 किस तरह पुरता है, 4 गुना 4, 8 सॉरी 4 गुना 2, ये 8 आ गया। अब हमें ध्यान रखना है कि 4 और 2 लास्ट में प्लस का चिन्ह है तो जोड़ के ही हमको बीच वाला पुराना है, तो 4 और 2 जोड़ने पे 6 आ रहा है। लेकिन किस तरह जोड़ें कि चिन्ह माइनस में रहे, तो हम एक का माइनस में करेंगे फिर दूसरे का भी माइनस में करेंगे ताकि माइनस माइनस तो जुड़ जाए लेकिन चिन्ह बड़े वाले माइनस का ही रहे। तो इसे हम हल करते हैं, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस 4y का 4y, फिर माइनस 2y प्लस 8। फिर हम क्या करेंगे, इनमें से y को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4 बचेगा, और यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो y -4 बचेगा। बेसिक में अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मेरे इसी चैनल पे प्ले लिस्ट में सेव है, आप वहाँ से बेसिक से बहुपद का तैयारी कर सकते हैं। एक एक वीडियो मैंने एकदम पूरा बेसिक से बताया हुआ है। इसका क्या करना है, अब हम देखते हैं कि ये जो दोनों है इनमें से किसी एक को कॉमन करके बाहर कर लेंगे, y-4, फिर यहाँ बचेगा y-2। अब इसमें क्या करना होगा कि इसमें होगा y माइनस ये जो 4 है बराबर 0 कर देंगे इतना, और y बराबर इसको इधर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और y-2 बराबर 0 हो जाएगा तो y बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है थोड़ा सा भी तो आप लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो में कुछ और अच्छा करवाना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, देखिए तब ये क्या हो गया कि एक का तो मान अल्फ़ा में 4 निकल गया, अल्फ़ा का मान 4 और यहाँ बीटा का मान 2। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बोल रहा है कि अल्फ़ा और बीटा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाएगा, दोनों गुना कर देंगे, 4 गुना 2 बराबर 8। इसमें 8 कौन सा है, ए नंबर, ए नंबर। आप इस तरह का सवाल एग्जाम में बनाइएगा, ये तो 1 नंबर का है लेकिन ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा ले रहा है, इसलिए हमको करना क्या होगा कि कम टाइम में इसको निकालना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी का मान 8 है और ए का मान 1 तो ये हो गया मेरा 8, यानी कि ए नंबर आंसर हो गया। फिर अगला हम करते हैं इसको, अगला हम क्या करेंगे, अगला हम देखते हैं
कि इसमें बोल रहा है कि अप वन का मान क्या है, कौन सा है। तो 3x² में अक्स का मान हम ये जो -1 है ना इसको रखेंगे, जहाँ जहाँ अक्स रहेगा वहाँ वहाँ -1 देंगे। तो 3 गुना -1 पे स्क्वायर करेंगे, -7 गुना -1 करेंगे, फिर +2 करेंगे। तो 3 का 3, 1 पे स्क्वायर 1 हो गया, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7 +2 हो जाएगा, 3 + 7 + 2, 7 3 10 2 12, यानी कि ये वाला 12 हो गया। फिर हम अगला देखते हैं, अगला क्या है कि x² -3 के शून्य क्या है। x² -3 का शून्य निकालने के लिए हम बराबर 0 करेंगे, बराबर 0। फिर x² बराबर, ये जो माइनस में 3 है प्लस में 3 हो जाएगा, x² बराबर +3। फिर x बराबर, जो स्क्वायर है उस तरफ जाएगा √3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में √3 यहाँ पे लगता है। बी नंबर, कौन नंबर, बी नंबर मेरा आंसर हो गया। अगला हम देखते हैं, बोल रहा है कि 6x - 2y बराबर 0 और 10x + 2y बराबर 32 का हल क्या है। तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे विलोपन विधि से। हम 6x - 2y बराबर 0 और ये 10x + 2y बराबर 32, दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2y खत्म हो जाएगा, 10 6 16x बराबर 32, x बराबर 2, x का मान 2 निकल जाएगा। जब x का मान 2 निकल गया तो यहाँ पे x का मान 2, और क्या करेंगे कि ये जो पहले वाला है 6x वाला, इसमें हम x का मान 2 रख देंगे, तो 6 गुना 2 12 - 2y बराबर 12 - 2y बराबर 0 हो जाएगा, 12 - 2y बराबर 0। तो 12 यहाँ रहने दीजिए, ये जो माइनस में 2y है उधर कर दीजिए, तो बराबर 2y हो जाएगा, और y खत्म, ये खत्म, छो, यानी कि x का मान 2, y का मान छो, कहाँ पे है, यहाँ पे बी नंबर। इक्कीस नंबर बोल रहा है कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो P का मान क्या होगा। इस तरह का आपको तालिका बुक में है, वो आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे, आप उसका जो है याद कर लीजिएगा। करना क्या होता है, समांतर के लिए 4/12 बराबर P/9 बराबर -15/-6। करना क्या होगा, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 9 चौके 36, यानी 12, P बराबर 36, तो P बराबर 36/12, कटाएंगे 3 हो जाएगा, P का मान ये 3 हो गया, बी नंबर। बोल रहा है कि अनगिनत हल, अनगिनत हल, ये यहाँ पे बराबर नहीं होता है, यहाँ पे बराबर नहीं देंगे। फिर हम अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है, अनगिनत हल, अनगिनत हल होने के लिए अनगिनत हल होने के लिए जो होता है उसका होता है कि
देखिए इस सबसे पहले इसे A1 A2 B1 B2 C1 निकाल लीजिए और 1/, आपका 5 हो जाएगा बराबर 2/, के हो जाएगा बराबर -3/15 हो जाएगा। अनगिनत हल होने के लिए क्या करना होगा कि आपको इसी तरह गुना करना पड़ेगा इसको। 5 दूनी 10 के गुना 1 के बराबर 10। ठीक है, के बराबर 10 कीजिएगा तब ही आपका आंसर पूरेगा, के बराबर 10। फिर हम आगे का देखते हैं। इनका तरीका हम आपको दे देंगे, आप स्क्रीनशॉट आप उसका लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इन सबको आप हल कीजिए, ठीक है, और जिसका अधिकतम घात 2 आ जाएगा, जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 आ जाएगा वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं 24 नंबर के। देखिए सबसे पहले सूत्र होता है इसका सूत्र ही होता है, ठीक है ना, -b + -√d, और d का सूत्र होता है b² - 4ac पूरे का बटा 2a। इस रूप में जो है देख लीजिए वही आंसर होगा, ये बी नंबर। आप मिला लीजिए इसको। बोल रहा है कि इसका मूलों की प्रकृति कैसी होगी। मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमको d का मान निकालना होगा। d बराबर b² - 4ac, तो b का मान 6 है, 6 पे स्क्वायर -4 गुना 6 गुना 1, 36 में 24 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 जो है 0 से बड़ा है। क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है अतः वास्तविक मूल होगा। अतः क्या होगा कि मूल जो होगा वास्तविक और वो समान होगा। ये सी नंबर सही होगा। हमने 25 क्वेश्चन को देखा, ठीक है। अगर आपको 25 क्वेश्चन अच्छी तरीक़ा से समझ में आया तो हम आगे कल के वीडियो में 25 क्वेश्चन और देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस पर ज़्यादा कमेंट आने पर हम अगला वीडियो फिर बनाएंगे।